चलें जी, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो प्लैब जर्नी मैंने एक प्रेज़ेंटेशन मैंने तैयार की है, मैंने कहा चलें उससे हमें आसानी ये होगी कि टाइम बच जाएगा हमारा, टाइम थोड़ा लिमिटेड है। तो सबसे पहले आपको फ़ायदे क्या हैं? व्हाई शुड यू डू प्लैब और आपको यूके के बारे में सोचना क्यों चाहिए? तो सबसे जो पॉज़िटिव someone has turned the mic on please. Mute your mics please. Thank you. राइट। तो जो प्रोज़ हैं उसमें सबसे जो बड़ा फ़ायदा है वो आपको ट्रेनिंग अपॉर्च्युनिटी बड़ी अच्छी मिलती है यहाँ पे। जो आप चीज़ें किताबों में पढ़ रहे होते हैं पाकिस्तान में अनफॉर्च्युनेटली आप उनको अप्लाई नहीं कर रहे होते। तो यहाँ पे आप जो चीज़ें आपने बुक्स में पढ़ी होती हैं, वही चीज़ें आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे होते हैं, तो आपको बड़ा आप एन्जॉय करते हैं उस चीज़ को। हर चीज़ का प्रोटोकॉल बना होता है। आपने अगर डीके मैनेज करना है, तो आपको एक प्रोटोकॉल मिलेगा, जो आपने बुक्स में पढ़ा होता है, वही चीज़ आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे होते हैं। तो आपको ट्रेनिंग आपकी बड़ी ज़बरदस्त होती है और आपका जो एनवायरनमेंट है, वर्किंग एनवायरनमेंट, वो एक पॉज़िटिव वर्किंग एनवायरनमेंट होता है। कोई एज़ सच लेग पुलिंग नहीं होती। लोग जो हैं वो आपके जो इर्द-गिर्द बाकी लोग होते हैं वो भी काम कर रहे होते हैं, तो आपको भी एक एनकरेजमेंट मिलती है। अच्छा एनवायरनमेंट होता है। और जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है पे वहाँ पे यूके में पे अच्छी होती है। जो मेन जो मोटिव होता है मोस्ट ऑफ द पीपल वो होता है पे का। तो पे यहाँ पे अच्छी होती है। आप एट लीस्ट अगर आप सिंगल हैं, अकेले हैं तो आप एट लीस्ट 1500 से 2000 पाउंड आप महीने के बचा सकते हैं, ठीक है? और 1500 से 2000 पाउंड जो है वो एट लीस्ट 4 साढ़े 4 लाख जो है वो पाकिस्तान का बन जाता है। सो आप जो है वो काफ़ी पैसे बचा सकते हैं। अम, तो ये भी इसका एक फ़ायदा है। फिर उसके अलावा लाइफ़स्टाइल यहाँ पे अच्छा है। आपको हर चीज़ में आपको प्योरिटी नज़र आती है, ठीक है? तो उसकी वजह से भी वो भी एक आप कह सकते हैं कि इज़ अ गुड थिंग तो इसलिए भी आप परस्यू करते हैं। फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट पोस्ट ग्रेजुएशन अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं आपके पास। अगर आप यूके से आपने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट की है, सीसीटी की है और आप यूके से मूव करना चाहते हैं किसी और जगह पे, तो आपके लिए बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ होती हैं। गल्फ कंट्रीज़ जो हैं वहाँ पे अगर पाकिस्तान से किसी ने एफसीपीएस किया है और किसी ने यहाँ पे ट्रेनिंग अपनी कंप्लीट की है, तो आप उनका जो पे स्केल होगा, एक बहुत बड़ा डिफरेंस आप देखेंगे। हालाँकि दोनों का नॉलेज ऑलमोस्ट सेम होगा, ठीक है? हो सकता है एफसीपीएस वाले के पास नॉलेज ज़्यादा हो, लेकिन फिर भी जिस बंदे ने यूके में काम किया होगा या यूके की ट्रेनिंग है जिसके पास, उसका पे स्केल, उसकी रिस्पेक्ट ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अ ग्रेजुएट पोस्ट जिसने पोस्ट ग्रेजुएशन पाकिस्तान से की है। ये एक रियलिटी है, मैं किसी को डिग्रेड नहीं करना चाहता, बट दिस इज़ द रियलिटी। अच्छा जी, अब इसके फ़ायदे हैं तो नुकसान भी डेफ़िनेटली होंगे। तो क्या नुकसानात हैं इसके? तो सबसे बड़ा जो नुकसान यहाँ पे स्पेशली जो एक नया बंदा आता है, उसको सबसे बड़ा नुकसान होता है उसकी सोशल लाइफ़ का। जब आप नए किसी जगह पे भी जाते हैं तो आपका वो फ्रेंड सर्कल नहीं होता, आपकी फैमिली नहीं होती स्टार्ट में मोस्ट ऑफ द टाइम। तो आपको ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। आप जॉब पे जाते हैं, जॉब भी काफ़ी हेक्टिक हेक्टिक इन अ सेंस कि आपने जाना है, आपने वो जो आपके 8 घंटे हैं या 12 घंटे हैं, वो आपने काम ही करना है। वहाँ पे वो वाला हिसाब नहीं है कि आप जो है वो अब चाय पीने जा रहे हैं, तो आज जो है प्लान बना आपका पकोड़े खाने जा रहे हैं, तो वो उस तरह का वो चक्कर नहीं होता। तो काफ़ी हेक्टिक आपकी जॉब होती है। तो इसलिए जो है वो सोशल लाइफ़ का प्रॉब्लम होता है आपको। ठीक है, लेकिन वक़्त के साथ-साथ इम्प्रूव हो जाता है, बेहतर हो जाता है। फिर नया कल्चर होता है आपके लिए, टोटली नया कल्चर होता है, लैंग्वेज बिल्कुल डिफरेंट है, आप अपनी ज़ुबान में किसी बाहर जाके किसी से बात नहीं कर सकते और जब आप जॉब स्टार्ट करते हैं या उससे पहले भी आपने कहीं पे भी किसी से कम्युनिकेशन करनी है, तो उसमें बड़ी प्रॉब्लम होती है आपको, अक्सर समझ नहीं आती, एक्सेंट डिफरेंट होता है। तो इस हवाले से फिर फूड जो है वो यहाँ पे देसी फूड होती तो है लेकिन मोस्ट ऑफ द रेस्टोरेंट्स जो हैं वहाँ पे डिफरेंट फूड होती है। आपको हॉस्पिटल में भी डिफरेंट टाइप की फूड मिलेगी, आपको बिरयानी एज़ सच नहीं मिलती हॉस्पिटल में। तो शुरू-शुरू में आपको ये चैलेंजेस फेस करना पड़ते हैं। फिर उसके बाद फाइनेंशियल चैलेंजेस भी हैं इनिशियली स्पेशली
आप जब तैयारी कर रहे होते हैं लैब की और आपने अभी आना है, आपने जॉब स्टार्ट नहीं की, तो आपको शुरू में काफ़ी पैसे चाहिए होते हैं इसके लिए। मैं आगे जाके आपको बताऊँगा कि कितने रफ़ एस्टिमेट के कितने पैसे आपको चाहिए होते हैं, लेकिन फाइनेंशियली डेफ़िनिटली बाकी लोग जो हैं वो कमा रहे होते हैं आपके साथ जिन्होंने हाउस जॉब की है या हाउस जॉब जो कर रहे हैं और आप जो है वो बस लगा रहे हैं इसके ऊपर। तो आपको एक थोड़ा ना फ़ील होता है कि आप पैसे ज़ाया कर रहे हैं, पता नहीं होगा या नहीं होगा, एक इनसिक्योरिटी होती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इसके नुकसानात में से हैं। एक और चीज़ भी मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ, थोड़ी-सी जो रेसिज़्म का एलिमेंट भी आपको देखने को मिलता है किसी-किसी जगह पे। एक वेरी सटल रेसिज़्म, बहुत ऑब्वियस नहीं होती, लेकिन एक सटल रेसिज़्म का एलिमेंट भी बाज़ औक़ात, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन बाज़ औक़ात आपको देखने में मिलता है। चलिए, तो लैब जर्नी में क्या चीज़ें होती हैं? सबसे पहले तो जो बड़ी हर्डल होती है वो है मेकिंग अप योर माइंड। आपको अपना माइंड जो बनाना होता है वो सबसे मुश्किल होता है आपके लिए। तो अगर आप अपना माइंड बना लेते हैं, तो आपके लिए कुछ भी काम करना मुश्किल नहीं है। तो सबसे जो बड़ी डिफ़िकल्टी होती है किसी भी चीज़ को शुरू करने में, वो है आप उसके लिए अपना माइंड तैयार करें। तो यही सबसे बड़ा बड़ी प्रॉब्लम होती है और बहुत सारे लोग 2 साल से, 1.5 साल से फाइनल ईयर से स्टार्ट किया प्लान करना हमने कुछ करना है और उनको भी हाउस जॉब के बाद भी 1-1, 2-2 साल हो गए हैं लेकिन अभी तक अपना माइंड नहीं बना सके वो। तो ये फर्स्ट स्टेप होता है जहाँ पे डिफ़िकल्टी आती है। आप उससे मुश्किल-मुश्किल काम कर रहे होते हैं। ये जो एफसीपीएस पार्ट 1 है ये ऑल्दो बड़ा अजीब-सा घटिया-सा एग्ज़ाम है लेकिन लोगों को पास करने में बहुत मेहनत करना पड़ती है, अच्छी खासी। मैं कहता हूँ कि प्लैब की निस्बत आपको जो पार्ट 1 पास करना है वो बहुत मुश्किल होता है। उसकी वजह ये है कि एग्ज़ाम अजीब-सा होता है, ठीक है? तो लेकिन वो लोग क्यों उसकी तरफ क्यों जाते हैं? क्योंकि लोगों को वो आसान लगता है। इस वजह से आसान लगता है कि बाकी लोग भी कर रहे हैं, उनके साथ वाले सारे कर रहे हैं। तो इसलिए एक बहुत जो है वो चैलेंजिंग फ़ेज़ होता है ये। उसके बाद जब आपने अपना माइंड बना लिया है, तो उसके बाद जो स्टेप्स हैं, सबसे पहले आपका एक लैंग्वेज टेस्ट होता है, ओईटी या आइएलटीएस। यूजुअली मैं तो प्रेफ़र करता हूँ कि ओईटी दें आप आइएलटीएस की निस्बत। आइएलटीएस सस्ता है लेकिन इसमें पासिंग रेशियो थोड़ी कम है। अच्छी इंग्लिश जिन लोगों की होती है, वो भी अक्सर फ़ेल हो जाते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि आपको ओईटी की तरफ जाना चाहिए। हाँ, अगर आप समझते हैं कि आपका आइएलटीएस हो जाएगा आराम से, यू शुड गो फॉर इट, अदरवाइज़ ओईटी इज़ अ बेटर ऑप्शन। एक तो आपके जो है वो मेडिकल से रिलेटेड है ये एग्ज़ाम और दूसरा पास करने में थोड़ा आसानी होती है। अच्छा, ओईटी जो है आपने ओईटी की बुकिंग आजकल इतना मुश्किल नहीं है, तो आप 1-2 महीने इसकी 1 या 2 महीने आपको टाइम लगता है। हमना नदीम आप कुछ इस पे जो है वो बना रहे हैं स्माइली, प्लीज़ डोंट डू दैट। अच्छा, तो ओईटी में आपको 1-2 महीने लगते हैं उसको प्रिपेयर करने में। तैयारी में आपको कोई एज़ सच मेरा नहीं ख़्याल कि आपको कोई बहुत ज़्यादा गाइडेंस या आप कहें कि प्रिपरेटरी कोर्स आप लें, एज़ सच ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ लोग जो है वो लेते हैं, बल्कि मोस्ट ऑफ द पीपल कुछ उसकी वो राइटिंग का जो है वो प्रॉब्लम होती है, तो लोग उसका कोर्स ले लेते हैं। को बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता। तो इट डिपेंड्स ऑन यू। अगर आप समझते हैं कि आपकी इंग्लिश अच्छी है, तो बस प्रिपरेशन के बगैर जो है वो खुद से प्रिपेयर करके प्रिपरेटरी कोर्स के बगैर आप दे सकते हैं। तो ओईटी 1-2 महीने में हो जाता है। उसके बाद आपका प्लैब 1 है। प्लैब 1 जो है वो पहले बड़ा मुश्किल हो गया था उसको बुक करना। उसकी वजह ये थी कि कोविड की वजह से वो जो 1-2 साल लगे हैं, तो उसमें बैकलॉग बन गया क्योंकि कैंसल हो रहे थे बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम्स। तो उसकी वजह से एक बैकलॉग था। अब ये अभी रिसेंटली कोई 1-2 हफ्ते पहले जो है वो उन्होंने बहुत ज़्यादा सीट्स रिलीज़ की हैं, बहुत ज़्यादा, धन्यवाद। तो उसकी वजह से प्लैब 1 को बुक करने में अब इतना ज़्यादा इश्यू नहीं होगा, लेकिन फिर भी जो अभी ओईटी करेंगे, उन लोगों के लिए हो सकता है कि आपको 1 साल का टाइम लग जाए प्लैब 1 में अपीयर होने में, ठीक है? तो प्लैब 1 की जो बुकिंग है वो यूजुअली ये जो अभी इस साल के लिए तो सारे ही बुक्ड है ऑलमोस्ट, अगले साल के लिए जो है वो आपको हो सकता है किसी में कोई फ़ेब में अगर आप लकी हैं, नहीं तो मई में या सितंबर, नवंबर में आपको मिल जाए। साल में 4 दफ़ा जो है वो प्लैब 1 होता है। अच्छा, प्लैब 1 की प्रिपरेशन बहुत आसान है, बहुत आसान एग्ज़ाम है ये। आप इसकी प्रिपरेशन जॉब भी अगर आप कर रहे हैं, तो जॉब के साथ आप इसकी प्रिपरेशन आई वुड से कि 2 से 3 महीने में आप कर सकते हैं। इसके लिए कुछ रिसोर्सेज़ रिक्वायर्ड होते हैं इसकी सब्सक्रिप्शन होती है। प्लैबेबल जो है वो सबसे बेस्ट सोर्स है इसका।
तो उसके कुछ एमसीक्यूज होते हैं, वो आपने सॉल्व करना होते हैं। प्लैब 1 की प्रिपरेशन में आपको ऑलमोस्ट 2 से 3 महीने लग जाते हैं, आपका प्लैब 1 पास हो जाता है। मोस्टली लोग पास कर लेते हैं। हाँ, कुछ लोग जिनके जो अच्छी तैयारी नहीं करते, या फिर कुछ लोग होते हैं जिनके कॉन्सेप्ट्स थोड़े वीक होते हैं, उनको ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है। अच्छा, उसके बाद फिर प्लैब 2 आता है। प्लैब 2 जो है वो आपको देने के लिए यूके में आना पड़ता है। सिर्फ मैनचेस्टर के अंदर प्लैब 2 होता है, और किसी जगह पे नहीं होता। प्लैब 1 हर जगह पे हो जाता है। प्लैब 1 जो है वो पाकिस्तान में भी है, बांग्लादेश में भी है, आई थिंक इंडिया में भी है। मीन मुख्तलिफ कंट्रीज़ के अंदर प्लैब 1 होता है। लेकिन प्लैब 2 के लिए यू हैव टू कम टू यूके, ठीक है? प्लैब 2 की बुकिंग्स भी थोड़ा-सा मिलना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है एज़ कम्पेयर टू प्लैब 1। और प्लैब 2 के लिए आपको आई वुड से 95% ऑफ पीपल दे जॉइन एन अकेडमी, क्योंकि प्लैब 2 बहुत मुश्किल मुश्किल तो नहीं होता, एक डिफरेंट एग्ज़ाम है, टोटली डिफरेंट होता है आपके लिए। आपने काम नहीं किया होता एनएचएस में, यूके में, इस तरह के सिस्टम में, तो सिस्टम को समझने के लिए आपको एक कोर्स अटेंड करना होता है। और अगर कोर्स आप लेते हैं तो आपको 2 से 3 महीने लगते हैं प्लैब 2 की प्रिपरेशन के लिए भी, और 2 से 3 महीने में आपकी तैयारी हो जाती है, ठीक है? और फिर प्लैब 2 के बाद आपने जीएमसी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होता है। तो जीएमसी रजिस्ट्रेशन जो है वो आपको आसानी से, अगर आपने प्लैब 1, प्लैब 2 किया हुआ है, तो आपको जीएमसी रजिस्ट्रेशन आसानी से मिल जाती है। जब आपकी जीएमसी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, ये 3 स्टेप्स के बाद, ओईटी, प्लैब 1, प्लैब 2, तो उसके बाद आपकी जीएमसी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, फिर आपने जॉब्स के लिए अप्लाई करना होता है, ठीक है? तो ये जो टोटल ड्यूरेशन है आपका, अपना माइंड बनाने से लेके ओईटी, प्लैब 1, प्लैब 2, जीएमसी रजिस्ट्रेशन और जॉब अप्लाई करने तक, ये जो टोटल ड्यूरेशन है ऑलमोस्ट, क्योंकि ये करंट सिचुएशन में मैं बता रहा हूँ, पहले आपको 1 साल में आप सारा कुछ कर लेते थे, लेकिन करंटली क्योंकि प्लैब 1 की बुकिंग मिलना थोड़ा मुश्किल है, फिर प्लैब 2 भी ऐसे ही है, ये कोविड की वजह से हुआ है ये सब। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि आपको ओईटी बुक करवाने से लेके अपनी ड्रीम जॉब पे पहुँचने के लिए, फर्स्ट जॉब स्टार्ट करने के लिए आपको 2 साल जो है वो लग जाते हैं, ठीक है? तो 2 साल में आपकी जॉब जो है वो शुरू हो जाती है। टाइम काफ़ी ज़्यादा लगता है, आपको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा टाइम है, लेकिन इसको ये गुज़रते हुए पता नहीं चलता, ठीक है? और इस टाइम स्पैन क्योंकि 2 साल हैं, और प्रिपरेशन जो है ओईटी की प्रिपरेशन 1 से 2 महीने में हो जाती है। प्लैब 1 की प्रिपरेशन 2 से 3 महीने में, इसी तरह प्लैब 2 की प्रिपरेशन 2 से 3 महीने में। तो ये 2 साल का टाइम है, और आप जो प्रिपरेशन है, पढ़ने वाला जो काम है, वो तो आप 6-7 महीने में कर लेंगे। तो बाकी टाइम जो है वो आप क्या कर सकते हैं? एक तो डेफ़िनेटली आप जॉब कर रहे होंगे, करनी चाहिए। जॉब को मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप जॉब अपनी छोड़ के तो इसकी प्रिपरेशन के ऊपर ध्यान दें। जॉब साथ करते रहें, एक क्लिनिकल गैप आना नहीं चाहिए, क्लिनिकल गैप नहीं होना चाहिए आपकी सीवी में, और साथ-साथ इसको लेके चलें, ठीक है? एक तो हो गया जॉब, जॉब करें, और दूसरे नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास टाइम होगा, आप पढ़ नहीं रहे तो उस टाइम में आप एमआरसीपी की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है? एमआरसीपी के तो 3 स्टेप्स होते हैं, एमआरसीपी 1, 2, फिर उसके बाद पेसेस होता है। लेकिन आप एमआरसीपी 1 पार्ट 1 एट लीस्ट जो है वो निकाल सकते हैं। एक तो आपके नॉलेज में बहुत इज़ाफ़ा होगा, और आपको जॉब जब अप्लाई करते हैं तो उसमें भी आपको इसका बहुत फ़ायदा होता है। उसके अलावा आप अपनी सीवी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ताकि जब आपका प्लैब हो जाए तो आपको जॉब मिलने में आसानी हो, क्योंकि आजकल कॉम्पिटिशन थोड़ा-सा बढ़ गया है। अभी भी यहाँ पे शॉर्टेज है, डॉक्टर्स की बहुत शॉर्टेज है यहाँ पे, लेकिन फिर भी कॉम्पिटिशन बढ़ गया है पहले की निस्बत। तो एक तो आप एमआरसीपी कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ होती है ऑडिट्स। ऑडिट्स बेसिकली इट्स नॉट आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन टुडे, लेकिन अ, आसान अल्फाज में मैं आपको बता देता हूँ, ऑडिट का जो है वो एक पेपर वर्क होता है। इसमें आपने कोई भी चीज़ हॉस्पिटल से रिलेटेड या पेशेंट मैनेजमेंट से रिलेटेड इम्प्रूव करना होती है। आप पहले कोई जो गलत काम हो रहा है या अच्छा काम नहीं हो रहा हॉस्पिटल में, पेशेंट मैनेजमेंट के हवाले से है या किसी भी चीज़ से, तो उसको आप आइडेंटिफ़ाई करते हैं। फिर उसके बाद आप उसको कंपेयर करते हैं एक आइडियल चीज़ के साथ कि ऐसे होना चाहिए और ऐसे नहीं हो रहा। और फिर जब वो हो जाता है, कंपेयर भी हो जाता है, तो फिर आप चेंजेस को इम्प्लीमेंट करते हैं वहाँ पे, और इस तरह से फिर दोबारा से आप उस साइकिल को कंप्लीट करते हैं। दोबारा से फिर आइडेंटिफ़ाई करते हैं कि क्या चेंजेस
मज़ीद करने की ज़रूरत है, क्या रह गई है आइडियल को कंपेयर करके। तो इस तरह से आप ऑडिट करते हैं, उसको पेपर वर्क में लेके आते हैं और फिर आप अपने सीनियर से मतलब कंसल्टेंट से या क्लिनिकल लीड से आप उसको साइन करवा लेते हैं। आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है, दैट इज़ ऑडिट। बहुत सिंपल होता है, पाकिस्तान में तो इसको बहुत तो आप कर सकते हैं। ठीक हो गया? अच्छा, तो ऑडिट हो गया, फिर उसके बाद टीचिंग। टीचिंग का यहाँ पे बहुत एज मिलता है आपको। अगर आपने फॉर्मल टीचिंग में या इनफॉर्मल टीचिंग में भी अगर आपने अप्लाई किया हुआ है, तो आपको इसका फ़ायदा होता है। तो इसलिए कोशिश करें कि आप टीचिंग में भी इन्वॉल्व हों और फीडबैक लोगों से इकट्ठे करें। गूगल पे आपको फॉर्म मिल जाते हैं टीचिंग से रिलेटेड। एक और वेबसाइट है, पता नहीं क्या नाम था उसका। तो वहाँ से भी आप टीचिंग का प्रोफ़ार्मा लेके आप जहाँ पे भी टीचिंग करते हैं, तो अब उनसे लोगों से फीडबैक ले लें, तो उसका भी फ़ायदा होता है आपको जॉब्स के लिए और ट्रेनिंग के लिए भी। फिर क्लिनिकल अटैचमेंट है, क्योंकि जॉब्स का थोड़ा-सा कॉम्पिटिशन बढ़ा है, लोगों को तशवीश हुई है कि जॉब अगर ना मिली 2 साल ज़ाया हो जाएँगे, पैसे ज़ाया हो जाएँगे, तो अब लोग क्लिनिकल अटैचमेंट भी करते हैं यहाँ पे आके। क्लिनिकल अटैचमेंट बेसिकली ऑब्जर्वरशिप होती है। आप यहाँ पे किसी भी हॉस्पिटल में अप्लाई करते हैं कि मैंने सिर्फ़ देखना है कि आपका सिस्टम किस तरह का है, डॉक्टर्स यहाँ पे कैसे काम करते हैं, तो महीने की, 2 महीने की, तो लोग यहाँ पे आके वो क्लिनिकल अटैचमेंट करते हैं, तो उसका भी आपको फ़ायदा होगा। इसके अलावा रिसर्च वर्क है, उसमें आप पार्टिसिपेट करें, किसी के साथ भी मिलके, तो उसका भी आपको जॉब लेने में फ़ायदा होगा। ठीक हो गया? तो ये वो काम है जो आप कर सकते हैं, जब आपके पास टाइम है, इन 2 सालों के दौरान। राइट। अब नेक्स्ट चीज़ है फाइनेंसेस। स्क्रीन आप लोगों को नज़र आ रही है? जी सर, आ रही है। अच्छा जी, फाइनेंसेस कितना खर्चा होगा आपका अगर आप प्लैब को परस्यू करते हैं इन 2 सालों में? मैं ऐसे नहीं कह रहा कि आपको आज आपने फैसला किया तो आज ही आपके इतने पैसे लग जाएँगे, ऐसा नहीं होगा। 2 साल बड़ा लंबा अरसा होता है, उसमें आप अच्छे खासे पैसे कमा भी रहे होते हैं। तो 2 सालों के दौरान जो आपको रफ़ एस्टीमेट आपको देता हूँ मैं, तो पासपोर्ट में आपके कुछ पैसे लग जाएँगे, ठीक है? फिर उसके बाद ओईटी की बुकिंग करनी है आपने, तो ओईटी की फ़ी जो है वो इतनी 85,000 तक है। फिर प्लैब 1 है, उसकी भी 62-63,000 डिपेंडिंग ऑन पाकिस्तान के हालात क्या हैं। तो फिर उसके बाद प्लैब 2 जो है उसकी फ़ी आपकी कु समझ लें 2 ढाई लाख है। फिर एयर टिकट्स क्योंकि आपने वीज़ा लेके यहाँ पे आना है, तो एयर टिकट्स जो है वो भी आपको आजकल काफ़ी एक्सपेंसिव है। उसकी वजह ये है कि कोविड की वजह से काफ़ी फ्लाइट रिस्ट्रिक्शंस हैं और इस लिहाज से मैंने इसको रफ़ एस्टीमेट दिया। यहाँ पे जब आप आएँगे तो आपको रहाइश चाहिए होगी, अकोमोडेशन। जिन लोगों की फैमिलीज़ वगैरह हैं या फ्रेंड्स हैं, उनके लिए तो कोई बहुत ज़्यादा इश्यू नहीं होता, लेकिन मोस्टली पीपल जो है उनके पास नहीं होती कोई या वो नहीं एहसान लेना चाहते। तो अकोमोडेशन जो है वो यहाँ पे थोड़ी एक्सपेंसिव है। तो 1 डेढ़ महीना जो आपने यहाँ पे आके रहना है, तो उसके आपको आप समझ लें कि पौने 2 लाख के करीब आपके एक्सपेंसेस आ जाएँगे सिर्फ़ अकोमोडेशन के, ठीक है? इस दौरान में डेढ़ से 2 महीने आप कह लें, राइट? फिर उसके बाद लिविंग कॉस्ट आपने यहाँ पे आना है तो आपने ज़ाहिर है खर्चा भी होगा आपका खाना-पीना सारा कुछ। तो उसमें आपकी जो है वो कह लें 1.5 लाख तक खर्चा आ जाएगा। उससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप हॉस्टल में रहे हुए हैं या नहीं। जो लोग हॉस्टल में रहे होते हैं उन्हें पता होता है कि कैसे अपने एक्सपेंसेस को स्क्वीज़ करना है। राइट, उसके बाद प्लैब कोर्स है क्योंकि मैंने आपको जैसे पहले बताया कि प्लैब 2 जो है वो ऑलमोस्ट सारे ही लोग प्लैब 2 का कोर्स अटेंड करते हैं क्योंकि आपने सिस्टम में काम नहीं किया होता तो आपको नहीं आइडिया होता कि प्लैब 2 किस तरह पास करना है। तो इसलिए कोर्स जो है वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, कोई 600 पाउंड तक इसकी फ़ी है, तो ये भी कोई डेढ़ से डेढ़ लाख तक आई वुड से बन जाते हैं। फिर जो वीज़ा आपने अप्लाई करना है, वीज़ा आप खुद अप्लाई कर सकते हैं, आप किसी एजेंट वगैरह की ज़रूरत नहीं है। मैंने 2-3 दफ़ा अप्लाई किया वीज़ा, 4 दफ़ा, तो चारों दफ़ा मैंने खुद अप्लाई किया, ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो वीज़ा आप खुद अप्लाई करेंगे, उसकी फ़ी है कोई आई थिंक 195 पाउंड्स या 100 पाउंड्स, तो वो को 20-25 हज़ार बनेंगे। उसके बाद एपिक वेरिफिकेशन है। ये बेसिकली एक वेरिफिकेशन होती है आपकी डिग्री की कि आपने वाक़ई में एक ऐसे इंस्टीट्यूट से एमबीबीएस किया है, मेडिकल की डिग्री ली है जो वाक़ई रिकॉग्नाइज़्ड है और आप कोई एवें जाली डिग्री नहीं आपने ली हुई। तो इसके ऐसे एपिक वेरिफिकेशन कहते हैं, ये एक इंस्टीट्यूट है, आई डोंट नो प्राइवेट है या क्या हिसाब है यूके में यूएसए में।
तो उसको उसके ऊपर आपने अकाउंट बनाना होता है अपना, फिर उसके बाद आपने जो है वो अपनी डिग्री वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करना होती है। तो इसकी भी काफ़ी फ़ी होती है, कोई 65-70,000 तक। फिर जीएमसी की रजिस्ट्रेशन, जब आपने प्लैब 1 कर लिया, प्लैब 2 कर लिया, एपिक वेरिफिकेशन अपनी डिग्री की करवा ली, तो उसके बाद जीएमसी में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होता है, तो उसकी भी फ़ी होती है। तो जब आपकी जीएमसी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, तो दैट्स इट, यही खर्चे हैं आपके जो होने हैं। तो ये राउंड अबाउट रफ एस्टिमेट, मैं ये नहीं कह रहा कि 100% यही है, रफ एस्टिमेट वुड बी आपके जो एक्सपेंसिव हैं वो 12 लाख के करीब आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके जो हैं वो एक्सपेंसेस होंगे। राइट। उसके बाद अभी जो बहुत सारे लोग तशवीश का इजहार करते हैं, स्पेशली जो लोग प्लैब करना नहीं चाहते या किसी वजह से कर नहीं सकते, वो लोग आपको ये बताएंगे कि भाई प्लैब अब तो जॉब ही कोई नहीं, मुक गई जॉब, खत्म हो गया, रुल गए हैं जो लोग जिन्होंने किया हुआ है प्लैब, वो बस मार मिट गए। तो इसलिए इस चीज़ का भी आपको आइडिया होना ज़रूरी है कि प्लैब करने के बाद जॉब सिचुएशन क्या है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे जॉब स्टिल अवेलेबल है, ठीक है, शॉर्टेज है डॉक्टर्स की। जो हेल्थ का डिपार्टमेंट है, जो फील्ड है हेल्थ के, इवन ये जो एचसीए होते हैं, ये जो काम करने वाले, जो छोटे-मोटे सफाई वगैरह करने वाले होते हैं, तो उनकी भी शॉर्टेज है यहाँ पे, ठीक है। तो हेल्थ का पूरा जो डिपार्टमेंट है, उसमें जितनी भी वैकेंसीज़ हैं, ऑलमोस्ट सारी ही ये डॉक्टर्स से लेके, नर्सेज़ से लेके एचसीए तक, ये सब शॉर्टेज ऑक्यूपेशन में आते हैं। तो इसका मतलब ये है कि शॉर्टेज है यहाँ पे। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन इन शॉर्ट आपको जॉब मिल जाएगी, गिवन कि आप अपनी तैयारी के साथ-साथ ये काम भी कर रहे हैं। ये जो मैंने पहले भी मेंशन किए, एमआरसीपी का कोई पार्ट दे दें, ऑडिट्स करें, टीचिंग्स करें, क्लिनिकल अटैचमेंट अगर आप कर सकते हैं वो करें, रिसर्च वर्क में जो है वो पार्टिसिपेट करें। लीडरशिप, लीडरशिप भी बहुत इम्पोर्टेंट है। लीडरशिप का मतलब ये, आप किसी भी, कोई भी एक जो है वो छोटा-मोटा काम भी अगर आप कर कर सकते हैं, किसी ऑर्गेनाइज़ेशन में, लाइक एक्सक्यूज़ मी, बहुत सारी ऑर्गेनाइज़ेशंस हैं पाकिस्तान के अंदर भी, जैसे वो क्या, वो है ईमेड है और इस तरह की, तो उनमें कोई भी छोटा-मोटा रोल ले लें आप, तो वो आपकी एक लीडरशिप के तौर पे जो है वो आप उसको प्रेज़ेंट कर सकते हैं कि मैंने ये काम किया हुआ है, ठीक है? तो इस तरह से आप अपनी जॉब के चांसेस को बढ़ा सकते हैं, ठीक है? फिर उसके अलावा एक सीवी, सीवी जो बनाना है अपनी, प्रोफ़ाइल बनाना, वो भी एक आर्ट होती है। उसके ऊपर भी इंशाल्लाह सेशन रखेंगे एक, कि आप सीवी कैसे बना सकते हैं और अपना जॉब इंटरव्यू जो है वो आप उसको कैसे सिक्योर कर सकते हैं। राइट। अच्छा, उसके बाद जो है वो, जैसे मैंने आपको बताया कि जो सबसे पहला स्टेप होता है, वो है अपना माइंड बनाना कि आपने वाक़ई में ये काम करना है। तो इसके लिए आपको नो डाउट मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, ठीक है? अगर आप ऐसे लोगों से के साथ हैं, आपका जो सोशल सर्किट है, जो बड़े ही वो हैं लेग पुलिंग वाले, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है आपके लिए। मैं आपको इसकी एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि मुझे, जब मैंने ये पोस्ट की पीएमसी फेस पे, तो बहुत सारे लोगों ने उस पोस्ट पे कमेंट करने की बजाय मुझे डायरेक्ट इनबॉक्स किए, ठीक है? पोस्ट पे कमेंट नहीं किया, डायरेक्ट इनबॉक्स किए। उसकी क्या वजह है? ऐसा नहीं कि वो कोई डायरेक्ट मेरे साथ इंटरेक्शन चाहते थे, बल्कि वो अपने जो उनका जो सोशल सर्किट है उससे डरते हैं कि वो लोग भी मौजूद हैं, ठीक है? जब मैंने वहाँ पे पोस्ट करनी है, कोई कमेंट करना है, तो नीचे आई एम सॉरी अगर किसी ने कमेंट किए हुए हैं नेगेटिव वहाँ पे, लेकिन डरते हैं वो कि आगे से फिर जो है ना वो मुझे, मेरे फ्रेंड्स क्या कहेंगे कि तुम तो फलाँ चीज़ की तैयारी कर रहे थे, तुमने तो ये करना था, ये इधर प्लैब की तरफ किधर, ठीक है? तो ये लेग पुलिंग एक बड़ी नेगेटिव चीज़ है, और इस हार्श रियलिटी को आप डिनाई नहीं कर सकते। तो इसलिए मोटिवेशन अगर आपको चाहिए होती है, गाइडेंस चाहिए होती है, तो आपको अपना सोशल सर्किट थोड़ा-सा चेंज करने की ज़रूरत होती है, ठीक है? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर फाइनेंसेस के हवाले से भी बहुत सारे लोगों को थोड़ा-सा प्रॉब्लम होता है। तो एक तो जो मैंने आपको पहले बताया कि आपको 2 सालों में थोड़े-थोड़े पैसे लगाने हैं। ऐसा नहीं है कि आपने वो जो 12-13 लाख आपके लगने हैं, वो उसी वक़्त आपने जो है वो जीएमसी को या यूके वालों को पकड़ा देने हैं, भाई ये लो मुझे जो है ना वो जॉब दो। ऐसा नहीं है, ठीक है? तो उसके अलावा भी अगर आपको फाइनेंसेस की ज़रूरत हो, आपको लगे कि आप नहीं अफ़ोर्ड कर सकते, तो बहुत सारी ऑर्गनाइज़ेशंस यूके में भी हैं, जो आपको फाइनेंसेस प्रोवाइड करती हैं, ठीक है? आपने उनको, जब आपकी जॉब हो जाए,
तो आपने उनको पे बैक करना होता है, ठीक है। मेरे पास इस वक्त तो लिंक नहीं उनके मौजूद, लेकिन डेफिनेटली दे आर अवेलेबल। इसलिए कभी भी फाइनेंसेस से घबरा के आपने प्लैब की या यूके वाला जो रूट है उसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। ये बात आप अपने माइंड में रखें। लास्ट पे हम लोग अभी कोशिश करते हैं कि जो लोग ओईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको थोड़ा सा जो है वो गाइड करें। मैं जो अपने पीएमसी के जो ब्रदरान हैं उनको तो मैं फ्री में पहले करवाता था, ठीक है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो क्या उसे कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर, तो वो बिल्कुल अटेंशन नहीं पे करते थे। तो इसलिए मैंने जो है वो थोड़ा-सा बहुत जो है वो माइन्यूट सी फ़ी रखी हुई है, सिर्फ़ इसीलिए कि ताकि अवाम जो है वो थोड़ा-सा सीरियस ले इसको। तो अगर आप में से कोई ओईटी की तैयारी करना चाहता हो तो वो डेफ़िनेटली हमसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। राइट, तो ये थे जी इसके हवाले से। अब मैं जो 10 मिनट बचे हैं तो उसमें आपके क्वेश्चन्स ले सकता हूँ। अगर किसी को भी कोई क्वेश्चन करना है तो वो आप बता सकते हैं। भाई आपसे ये क्वेश्चन ये था कि जो प्लैब की प्रिपरेशन है, तो प्लैब की प्रिपरेशन के लिए हमें बुक्स कौन सी मिलेंगी और इसके लिए अप्लाई किस तरह करते हैं, कौन से इसके लिंक होते हैं, हमें इसका कुछ आइडिया नहीं है। अच्छा सलमान, मैं आपको इस बात का जवाब बाद में दूँगा। 2 चीज़ें मेरे माइंड में अभी आई हैं, बहुत इम्पोर्टेंट हैं वो। पहले नंबर पे है ये जो क्वेश्चन भी किया सदफ असलम ने कि यूके एमएलए आ जाएगा। बिल्कुल 2024 से 2024 से यूके एमएलए आ रहा है। यूके एमएलए बेसिकली सेम होगा, ठीक है? कोई डिफरेंस नहीं होना एज़ सच, ठीक है? इसी तरह ही पहले आपका यूके एमएलए पार्ट 1 होगा, फिर पार्ट 2 होगा, इस तरह प्लैब 1 और प्लैब 2 है। सेम प्लैब 1 में जैसे क्लिनिकल नॉलेज आपका टेस्ट होता है और वो रिटन एग्ज़ाम होता है, इसी तरह जो यूके एमएलए का पार्ट 1 होगा वो एकेटी होगा, एकेटी अप्लाइड नॉलेज होता है, ठीक है? तो वो बिल्कुल प्लैब 1 की तरह का होगा। जो दूसरा है वो आपकी वर्बल स्किल्स हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स, जिस तरह प्लैब 2 में होता है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स चेक होती हैं, तो बिल्कुल वो वैसा ही होगा। बस डिफरेंस ये है कि वो यहाँ पे प्लैब जो है वो सिर्फ आईएमजीज़ के लिए, जो इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं जिन्होंने यूके या यूरोप से ग्रेजुएशन नहीं की, और जो यूके एमएलए होगा वो सबके लिए होगा। वो चाहे यूके ग्रेजुएट है या बाहर से कहीं से भी किसी ने भी काम करना है यूके में, उसको यूके एमएलए पास करना मस्ट होगा। It will be applying from 2025. दूसरे नंबर पे जो मेरे माइंड में आई थी बात वो है फॉरगॉट, सॉरी। हाँ, सलमान, आपके क्वेश्चन पे आते हैं। आपने जो क्वेश्चन किया कि प्रिपरेटरी मटेरियल आप कहाँ से ले सकते हैं? तो ओईटी जो है उसके तो बहुत सारे ग्रुप्स फेसबुक पे इधर-उधर बने हुए हैं, तो आप वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है, प्रिपरेटरी मटेरियल। प्लैब 1 जो है उसका मैंने आपको बता दिया, प्लैबेबल की सब्सक्रिप्शन मिलती है, तो प्लैबेबल सर्च करें, उसकी सब्सक्रिप्शन ले लें, ठीक है? वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं, एक्सक्यूज़ मी, कोई 20-25 पाउंड्स की मिलती है आपको सब्सक्रिप्शन 3-4 महीने की, तो वो ले लें। प्लैब 2 जो है उसके लिए प्रिपरेटरी कोर्स है, हर कोर्स ने अपनी-अपनी बुक्स वगैरह बनाई हुई हैं, तो इसलिए जो है वो आपको वो कोर्स अटेंड करना होता है, ठीक है? तो प्रिपरेटरी मटेरियल कोई एज़ सच इतना ज़्यादा नहीं है। बाकी अगर आप जाएँगे इधर-उधर फ्री सोर्सेज़ के लिए आप अगर ढूँढेंगे उनको तो बहुत ज़्यादा मिलेंगे आपको, लेकिन आप कोई सेंस नहीं बनाएगा, ठीक है? कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो आप कन्फ्यूज़्ड रहेंगे, ठीक है? हाँ जी, बिल्कुल, जिसने प्लैब बुक किया हुआ है वो प्लैब ही देगा, जो यूकेएमएलए स्टार्ट करेगा, तो उसके लिए यूकेएमएलए होगा, ठीक है? व्हाट मेड यू चूज़ प्लैब ओवर यूएसएमएलई? अम अच्छा जी, यूएसएमएलई मैंने क्यों चूज़ नहीं की? यूएसएमएलई डेफ़िनेटली बेटर है प्लैब से, ठीक है? मैं नो डाउट इसमें मैं कभी भी नहीं कहूँगा कि यूएसएमएलई जो है वो ठीक नहीं है। यूएसएमएलई जो है वो अच्छा ऑप्शन है, प्लैब की निस्बत भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। लेकिन वो क्यों नहीं किया मैंने, वो इसलिए नहीं किया क्योंकि अ, वहाँ पे वीज़ा इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है? आपके अक्सर वीज़ा नहीं मिलता, फिर रेज़िडेंसी टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो मैं अपने आप को इतना वो जो है ना वो पैशनेट नहीं समझता कि मैंने बस एमएलई करनी ही करनी है। मैं अपने जितने मर्ज़ी साल गँवा दूँ, तो मैं अपनी जवानी वेस्ट नहीं करना चाहता। तो इसलिए मैंने जो है वो इसको प्लैब चूज़ किया, यूएसएमएलई नहीं चूज़ की। राइट, एनी अदर क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम शुएब भाई। वालेकुम सलाम जी। शुएब भाई, एहसन बात कर रहा हूँ। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह।
पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने ये इनिशिएटिव लिया हम पीएमसी ने अपने जूनियर्स के लिए, जो कि जिस चीज़ की कमी है पीएमसी में, तो इसकी बहुत ज़रूरत थी। दूसरा सवाल मेरा है एपिक वेरिफिकेशन के बारे में कि वो कब करवानी होती है। वो हम प्लैब के मतलब सारा ये प्रोसेस कंप्लीट होने से पहले भी करवा सकते हैं, या प्लैब 2 कंप्लीट होने के बाद जब उन्होंने मतलब जीएमसी ने अपने डॉक्यूमेंट्स मांगने हैं तभी करवानी है? आई थिंक और आप सॉरी आपकी बात जी मैं काट रहा हूँ। आप कभी भी करवा सकते हैं, लेकिन क्योंकि आप जब प्लैब में एंटर हुए होते हैं तो उसके बाद करवाना बेटर रहता है, ठीक है? तो आप ठीक थोड़ा है। करवा सकते हैं। दूसरा क्या क्वेश्चन आपको? और दूसरा क्वेश्चन ये था कि कुछ लोग इधर पाकिस्तान में एमबीबीएस के साथ बीएससी की एक एडिशनल डिग्री भी वो करते हैं, तो उसका कोई बेनिफिट होता है जॉब हंट में ड्यूरिंग के इंटरव्यूज वगैरह में? जॉब हंट में तो नहीं, लेकिन जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग में जब आप अप्लाई करते हैं तो उसमें डेफिनेटली आपको फायदा होता है। अच्छा, बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं ट्रेनिंग के हवाले से, तो एक बात मैं आपकी क्लियर करता चलूं कि जब आप यूके में आते हैं तो आपको वो जो एक होता है ना करियर बनाना है, पाकिस्तान में लोग क्यों कर रहे होते हैं फौरन से ट्रेनिंग में एंटर हो, फौरन से ट्रेनिंग मिले आपको, ट्रेनिंग कंप्लीट करो, क्यों? बेसिक मोटिव क्या होता है? मेरे नज़दीक, आई मीन मेरी पर्सनल राय है, लेकिन मुझे लगता है कि लोगों का जो बेसिक मोटिव होता है वो होता है कि आपकी रिस्पेक्ट ज़्यादा हो, ठीक है? आपकी जो है पैसे आपको ज़्यादा मिले, ठीक है? पे आपकी अच्छी हो और आपको काम कम करना पड़े, ठीक है? वर्किंग आवर्स आपके कम हो। तो वो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको यूके में आप एक नॉन ट्रेनिंग जॉब जूनियर लेवल पे करके भी मिल जाती हैं। तो जब आपको ये चीज़ें आपको मिल जाती हैं तो आपको ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा जल्दी करने में ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है? आप अपना टाइम लें जितना आपको टाइम लगता है, और जब आप प्रॉपर टाइम दे के सीवी अपनी बनाएँगे, अपनी प्रोफाइल पोर्टफोलियो आप बनाएँगे, तो आप किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। ये लोग, कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रॉब्लम होती है सर्जरी में, डेफिनिटली सर्जरी में अगर आपने यहाँ पे आना है तो आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ती है, और हो सकता है आपको नॉन ट्रेनिंग जॉब करने में 2 या 3 साल भी लग सकते हैं यहाँ पे ट्रेनिंग में एंटर होने के लिए। जो सर्जिकल जॉब है, सॉरी सर्जिकल ट्रेनिंग, वो थोड़ी मुश्किल होती है। लेकिन कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है यूके में, शफ़ाफ़ सिस्टम है, अगर आपने तैयारी की हुई है उसकी तो आप डेफ़िनिटली कर लेंगे, ठीक है? उसके बाद ये जो एक और क्वेश्चन है, ये जो स्टूडेंट्स हैं स्पेशली यहाँ पे अभी एमबीबीएस कर रहे हैं, तो उनके लिए बेस्ट टाइम जो प्रिपरेशन का है वो आपका है फाइनल ईयर में। फाइनल ईयर से ही ओईटी की तैयारी करें फाइनल ईयर में, ताकि आपका ओईटी कंप्लीट हो जाए। जो ही आप हाउस जॉब में जाएँ तो आप प्लैब 1 करें, फिर प्लैब 2 करें, ठीक है? नॉन ट्रेनिंग जॉब जैसे एमओ की जॉब होती है पाकिस्तान में, उसे नॉन ट्रेनिंग जॉब कहते हैं, ठीक है? राइट। कोई और क्वेश्चन किसी का? फिर भाई मैंने ये पूछना था कि जो प्लेबेबल आपने कहा है वो एनफ होता है प्ले 1 पास करने के लिए? अच्छा जी, इसमें बहुत मुख्तलिफ राय होती है लोगों की। मैं समझता हूँ कि प्लेबेबल इज़ मोर देन इनफ, ठीक है? प्लेबेबल जो है वो बहुत बेहतरीन जो है वो एक आपके लिए गाइडेंस है। सब कुछ उसमें होता है। आपका जो क्वेश्चंस जो आते हैं वो सारे ही मैंने जब दिया था 85 टू 90% क्वेश्चंस उसी में से आए थे, ठीक है? उन्हीं को तोड़-मरोड़ के वो करते हैं। अब जिसके कॉन्सेप्ट्स जिसने थोड़े वीक रखे हुए हैं, अच्छी तरह पढ़ा नहीं हुआ उसको, उसको यही लगता है कि शायद प्लेबेबल में से क्वेश्चंस नहीं आए, ठीक है? तो आई वुड से प्लेबेबल जो है नंबर 1 पे है। उसके अलावा भी बहुत सारे सोर्सेज़ हैं, मेड रिवीजन है और भी बाकी हैं। तो अगर आपके पास टाइम है या आपको लगता है कि हो सकता है आप ना पास कर सकें, तो डेफ़िनिटली दूसरे रिसोर्सेज़ भी यूज़ करने चाहिए। स्पेशली इन दिनों में, क्योंकि लैब 1 की सीट मिलना जो है वो बहुत मुश्किल होती है। तो इसलिए स्कोर मैटर करते हैं या नहीं प्लैब में? नहीं करते, बिल्कुल भी मैटर नहीं करते। ना आपके फाइनल ईयर के एमबीबीएस के स्कोर्स मैटर करते हैं, ना ही उसके बाद के। हाँ, डिस्टिंक्शंस मैटर करती हैं। हाउस जॉब से पहले देना चाहिए प्लैब या बाद में देना चाहिए? तो हाउस जॉब ज़रूरी है पाकिस्तान में करना, या जहाँ पे भी आप हैं। क्योंकि यहाँ पे जब आप आएँगे तो आपको फाउंडेशन ईयर दोबारा करना पड़ेगा, तो आपका काफ़ी टाइम वेस्ट होता है। तो इसलिए हाउस जॉब जो है वो पाकिस्तान में करना इज़ रिकमेंडेबल। एक्सक्यूज मी, चैट बॉक्स में कुछ क्वेश्चंस है, काइंडली वो देख लें। अच्छा जी, क्वेश्चंस हैं। अब 1 मिनट रह गया मेरे पास, आई एम सॉरी। बाद में फिर जो है वो हम उसको कर लेंगे दोबारा से।
ठीक है, तो BSc जो है उसका फ़ायदा है आपको। बाकी क्वेश्चंस मुझे सॉरी नज़र नहीं आ रहे। चलें जी, दैट्स इट। अभी जो है वो टाइम नहीं रहा मेरे पास, इंशाल्लाह फिर कभी अरेंज करेंगे हम सेशन। अभी मैं आपको एक प्रोफार्मा भी शेयर करूँगा फेसबुक पे, और उसके अलावा जो है वो कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप वहाँ पे मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है? इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बहुत-बहुत शुक्रिया अटेंड करने का, इंशाल्लाह हम फिर दोबारा से अरेंज करेंगे फिर। अल्लाह हाफ़िज़।